ठीक, अच्छा एस-1 भी आ गया। एस-1 गुड मॉर्निंग। तो चैप्टर नंबर 26 वो 27 आपका जुडिशियल रिव्यू तो देख लेते हैं। ये सबसे पहली बात, ये जो डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू की, ये आपकी कहाँ से ली गई है? आपकी यूएसए से ली गई है। यूएसए में ओरिजिनेट हुई है आपके काफी से। तब इसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आपको पता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित कर चुका है वो इस चीज को, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशियल रिव्यू को अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित करा है। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, वो 1973 में जिसमें केशवानंद भारती केस आया तो उसने बोला कि मैं टाइम टू टाइम चीजों को डिक्लेयर करता रहूंगा। तो जुडिशियल रिव्यू भी आपका किसमें आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, जुडिशियल रिव्यू पावर है जुडिशरी की कि वो किसी भी चीज, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनेक्ट हुए हैं, मतलब लेजिस्लेटिव बिल आए हैं या एक्ट बने हैं या एग्जीक्यूटिव कुछ ऑर्डर निकले हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है, यानी कि संवैधानिकता को चेक करता है। लेजिस्लेटिव बिल की या एक्ट की, या कोई जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन द सेंस कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हाई, मतलब डीएम साहब ने कुछ निकाल निकाल दिए ऑर्डर, या एसपी साहब ने कुछ निकाल दिए, बिकॉज ये आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक, लेजिस्लेटिव इन द सेंस कि आपके वहाँ पार्लियामेंट में कुछ ऐसे कानून बने, जैसे कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करेगी, तो उसको पाया गया कि हाँ ये संवैधानिक है, क्योंकि उसमें ये तुक दिया जा रहा था कि ये इंदिरा स्वामी केस के जजमेंट को ब्रीच कर रहा है, कि 50% की जो वो है कैप जो इंदिरा स्वामी केस 1992 में दी गई थी, तो ये आगे निकल रहा है, ये 60% के आसपास हो जा रहा है। तो जस्टिस एम बेला वगैरह ने जो भी इसके पक्ष में थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी तो इसके पक्ष में नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो जो आपका केशवानंद भारत वो इंदिरा स्वामी केस है वो सिंपल आपके, उन्होंने उस पर लिमिट लगाई है, जो कि जो रिजर्वेशन आपके सोशल एंड सोशल सोशल बैकवर्डनेस पे देखने को मिलता है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इकोनॉमिकल वाला भी होगा। यानी कि वो जो बार लगी हुई है 50% की, वो सिंपल आपके सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस वाले रिजर्वेशन पे लगी हुई है, आप इकोनॉमी पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है आपका ये जो ईडब्ल्यू है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू की जरूरत बेसिकली क्या पड़ती है, काफी कुछ अगर आप देखते हैं, ये यूपीएससी 2017 में स्टेटमेंट भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कि जुडिशरी क्या करता है बेसिकली। उसमें सिंपल आपको दे दिया कि लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स की ही, मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट की ही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करता है, गलत हो जाएगा नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भी आपकी वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ठीक, चेक काफी अच्छे से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू अगर देखें तो किस किस वजह से जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक सुप्रीमेसी आपको देखने को मिलती है। अगर जुडिशियल रिव्यू है तो आपको इससे डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि देयर इज सम, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे ऊपर आज भी संविधान सर्वोपरि है, जो कि आपको जुडिशियल रिव्यू के बाद काफी अच्छे से पता चलता है। यानी कि हम संविधान में कुछ भी ब्रीचिंग वगैरह नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे संविधान को कोई भी, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है किसी भी चीज, मतलब अब चाहे पार्लियामेंट के द्वारा चाहे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने लगते हैं। तो इससे डायरेक्टली क्या मतलब पता चला कि हमारा संविधान सुप्रीम है। सेकंड, इससे क्या होता है कि हम एक बैलेंस बना के रख पाते हैं सेंटर एंड स्टेट के, जिससे कि सेंटर स्टेट पे हावी ना हो जाए। ठीक, मतलब सेंटर ऐसा नहीं कि सेंटर इस तरीके के कानून ले आए कल को कि वो स्टेट पे हावी हो रहा है, तो जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जो एक संघवाद का ढांचा है हमारा भारत का, तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता हुआ दिखेगा फिर आपको। ठीक, तो वो भी एक मेंटेन रहे काफी अच्छे से, तो इसलिए भी जुडिशियल रिव्यू आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक, मतलब मान लीजिए कोई एक्ट लाया गया और वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो आप जुडिशियल रिव्यू होगा उसका भाई उस एक्ट का, क्यों आपको पता है ना, हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एनीवन प्लीज टाइप इट। जो फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो किसके अंदर होता है, आर्टिकल 21 में देखा है ना हमने कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर भी देखा जाता है उस लॉ का कि वो
कानून जो लाया गया है वो किस प्रोसीजर के थ्रू लाया गया है, हम उसकी पूरी मंशा भी चेक करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर में हम मंशा अच्छे से चेक नहीं करते हैं, ठीक? और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में हम उस कानून की मंशा भी चेक करते हैं कि इसकी मंशा क्या है, क्या ये सही वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, केस देखने को मिल रहे थे उसमें, आर्टिकल 21 में जब हमने ये पढ़ा भी था, क्या ए के गोपालन केस और मेनका गांधी केस, ठीक? तो उसमें काफी अच्छे से कंसेप्ट निकल के आए थे। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, और अगर आप जुडिशियल रिव्यू देखें तो आप मेरे को क्या ये बताएंगे, यस या नो में जवाब देना, क्या जुडिशियल रिव्यू को आपको मेंशन देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिंपल यस या नो, क्या जुडिशियल रिव्यू का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि नहीं? ओके, जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। आप मेरे को दो आर्टिकल बता सकते हैं, मतलब है तो काफी सारे, कि दो आर्टिकल बता दीजिए जिनके थ्रू आपको लगता है कि हाँ जुडिशियल रिव्यू है। मतलब डायरेक्टली नहीं है मेंशन, बट इनडायरेक्टली ऐसे कौन से आर्टिकल है जिसके थ्रू आपको जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है? एक या दो आर्टिकल का नाम लिख दो, या एक ही आर्टिकल लिख दो, कोई इशू नहीं है, कि जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू प्रेजेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। एनीवन, कौन सा आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए बताइए। अरे डिस्कस कर चुके हैं ये सब हम, है कि नहीं? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो इनकंसिस्टेंट लो हो तो काफी अच्छे से आप उसको डायरेक्टली, मतलब आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। अब लो के अंदर क्या नहीं आता है बताना, कौन क्या नहीं आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लो काउंट नहीं होता है। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लो वगैरह पारित करा गया है, लो की आपको डेफिनेशन पता है, मैं बता भी चुका हूँ आर्टिकल 13 के अंदर क्या लो आता है। तो आर्टिकल 13 के अंदर कोई भी लो अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन वगैरह कर रहा है तो उसका आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दायर करके, मतलब उसका ऑब्वियसली आता है उसका आपका जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक? कि चलो अच्छा इस वजह से ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आप फंडामेंटल राइट के हनन के लिए। आर्टिकल 226, हाई कोर्ट में अप्रोच हो सकते हैं आप, ठीक? तो इनको ध्यान रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू भारत का नैरो है यूएसए से। इसका क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया इज नैरोअर देन यूएसए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि हमारा जुडिशियल रिव्यू नैरो है एज कंपेयर टू यूएसए। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, मतलब कवि का तात्पर्य क्या है यहाँ पे अपनी पंक्तियों से, कि कवि ये बताना चाह रहा है? बताइए तो। अच्छा, सब लिख रहे हैं, बहुत सही यार, बहुत सही, क्या बात है। सब आंसर टाइप कर रहे हैं। प्रोसीजर काम है, एग्जैक्टली exactly। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ ये कानून है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नेक्स्ट करेगा। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कि आपकी वो कानून की मंशा भी चेक करता है, जो कि भी मैंने बोला भी पहले भी, कि वो आपकी कानून की मंशा भी चेक कर रहा है कि वो किस मंशा से लाया गया और वो कैसे फंडामेंटल राइट वगैरह का हनन कर रहा था, ठीक? बहुत सही। अब जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ 9 शेड्यूल की बातें देख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली सही लिखा आपने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपके यूएसए में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आपके कहाँ, इंडिया में। आपको आर्टिकल 31 और शेड्यूल 9 का पता होगा। शेड्यूल 9 में क्या होता है कि अगर कोई भी, आपने किसी भी लॉ को आप शेड्यूल 9 में डाल देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ठीक? लेकिन ये चीज गलत हो गई। 2007 में आईआर कोहिलो का केस देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करा कि अगर कोई भी केस किसके अंदर गया, शेड्यूल 9 के अंदर, 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी केसेस हैं उन सबका जुडिशियल रिव्यू होगा, चाहे वो आपके 9 शेड्यूल में ही क्यों ना हो। 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी केसेस शेड्यूल 9 में डाले गए हैं, सरकार जो भी डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा नहीं है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू को
केशवानंद भारती केस जैसा आया था तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, तो जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर किसी भी केस का वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पा रहा तो यानी कि डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आपके बेसिक स्ट्रक्चर बना चुका है, किसको, जुडिशियल रिव्यू को। और आप शेड्यूल 9 के अंदर केसेस को डाल के उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होने दे रहे हैं, ये गलत है। तो अब आईआर कोहिलो केस 2007 के बाद जितने भी केसेस मतलब डाले गए हैं किसके 9 शेड्यूल के अंदर, वो आपका जुडिशियल रिव्यू होगा उनका। वरना क्या होता है कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर का हनन देखने को मिलता है। एक इसको जो पावर प्रोवाइड कराता था, आपको पता है आर्टिकल 31 बी था जो कि इस तरीके की पावर प्रोवाइड कराता था, यानी कि 9 शेड्यूल के अंदर केस डालने के बाद जो पावर मिलती थी, यानी कि जो इम्यूनिटी मिलती थी, वो इम्यूनिटी आपको मिलती थी आर्टिकल 31 के बी से। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया, आर्टिकल 31 के बी से आपको मिलती थी वो। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी के, और ये जो आर्टिकल 31 बी है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ऐड करा गया था। यानी कि ये जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 को जो पावर प्रोवाइड करा रहा है कि हाँ इसके अंदर अगर कोई भी केस आ जाता है तो उसको उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो वो प्रोवाइड करा रहा था आपका आर्टिकल 31 बी, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ऐड करा गया था। तो उसको याद रखिएगा। मैंने अपोजिट स्टेटमेंट क्या बोली है, एक बार बताइए, मैं देख लेता हूँ। बताइए बताइए, हो जाता है कभी टंग ऑफ स्लिप हो गया हो, मुझे ध्यान नहीं है, बताइए बताइए क्या क्या चीज़ है, फिर मैं रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। हाँ, यूएस से ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश, इसमें है। मैंने आप बोल रहे हैं कि इसमें मैंने अलग बोला है। ने जो बोला नैरो तो और ड्यू, वाइडर वाला, वो वाला बोल हाँ रही हाँ हूँ। हाँ। अच्छा, यूएसए का तो मैं ये वाइडर बोल है रहा था कि, इंडिया से। हाँ तो मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला, मैंने उसको थोड़ा सा वैसे बोला कि इंडिया का नैरो है, इंडिया का नैरो है, मैंने ये बोला। तो बात वही है समझ रहे हैं आप, कि अमेरिका का वाइडर है या इंडिया का नैरो है, बात बराबर है। मतलब अगर आप पहले बोल देंगे कि अमेरिका का अमेरिका का वाइडर देखने को मिला, तो अल्टीमेटली बात ये है कि इंडिया का तो नैरो ही होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उस शब्दों का हेर फेर हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है, गुड। जुडिशियल एक्टिविज्म देख लेते हैं, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जो कंसेप्ट है ये आपको ओरिजिनेट होता हुआ मिलता है कहाँ, यूएसए के अंदर। ठीक, तो जुडिशियल एक्टिविज्म की जो आपको काफी अच्छे से जो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलती है, वो 1970 में काफी अच्छे से निकली थी। तो जो आपके जस्टिस थे, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती की ही कमेटी ने 1980 में आपके लोक अदालत वगैरह का सेटअप देखने को मिलता है। जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी और जस्टिस ए देसाई काफी अच्छे से इन सब चीजों पर उन्होंने मतलब ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म आपकी देखने को मिलती है उनके पास। तो देख लेते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का इन्होंने फिर मतलब कैसे क्या देखने को मेंशन मिल रहा है क्या नहीं, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर आप सही मानने में मतलब देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए या सोसाइटी में जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए प्रोएक्टिव रोल प्ले करा जाए। किसके द्वारा, आपकी जुडिशियल के द्वारा, मतलब इन द सेंस कि वो कुछ चीजें अपने हाथ में लेके करे। मतलब उसको अगर लगे कि यार कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कि भारतीयों के जो राइट्स हैं वो खतरे में है, जो सिटीजन के राइट हैं वो खतरे में है, और जो सोसाइटी में जो जस्टिस है वो भी डिग्रेड हो रहा है। तो उन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, इन द सेंस कि जस्टिस को दिखाने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए सोसाइटी में, और लोगों के राइट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करा जाता है आपके किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो वो आपका क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी का एक्टिव हो जाना। एक्टिविज्म इन द सेंस क्या, कि जुडिशरी का एक्टिव हो जाना काफी अच्छे से। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर थोड़ा सा और सिंपल वे में बताऊं तो क्या, जैसे कि आप उनको लगता है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे हैं और वो खतरा उसको महसूस हो रहा है,
जुडिशरी को खतरा महसूस हो जाता है तो जुडिशरी वो चीजें अपने हाथ में ले लेती है कि यार अब ये वो समय है जिस टाइम पे मेरे को चीजें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कोरोना के टाइम पे उसने वो चीजें अपने हाथ में ली थी और तमाम गाइडलाइंस वगैरह ये सब उसके बाद निकलने को देखने को मिल रही थी आपको। ठीक। और जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट आपको डायरेक्टली रिलेटेड आपके पीआईएल से। ठीक, पीआईएल से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपकी पीआईएल वगैरह दायर करी जाती है ना काफी अच्छे से, तो जुडिशरी कुछ एक्शन अपने हाथ में ले लेती है ऐसे। ठीक। अब देख लेते हैं इन सब चीजों को और क्या है क्या नहीं है। ठीक। एक आपको जुडिशलरी जुडिशियल रेस्ट्रेंट आपने सुना है? व्हाट इज जुडिशियल जुडिशियरी रेस्ट्रेंट? जुडिशियल रेस्ट्रेंट। हाँ, समटाइम इट वायलेट द सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जैक्टली। कि वो दूसरे के एम्बिट में जाके काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि आर्टिकल 50, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों में एक अलग अलग पावर बटी हुई है। जुडिशरी के अलग, लेजिस्लेचर के अलग, एग्जीक्यूटिव के अलग। बट एक समय पे जुडिशरी अगर ऐसी महसूस करता है चीजें, तो वो जुडिशरी आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर उसका थोड़ा सा वायलेशन करके एक प्रोटेक्शन के लिए चीजें करता है। अच्छा मेरे को बताइए, जुडिशियल रेस्ट्रेंट पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज जुडिशियल रेस्ट्रेंट? जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या है? एनीवन, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। जुडिशियल रेस्ट्रेंट पढ़ा है? सुना 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 लग रहा है। अच्छा, सुना सुना लग रहा है। मुझे तो गाना सर, मैं सुना सुना नहीं, मुझे वो याद आ गया गाना गाते हैं ना, जग सुना सुना लगे, सुना सुना लग रहा है। मुझे वो गाने वाली का याद आ रही थी। मैं सही है भाई। गजब। अच्छा ठीक है, देखो जुडिशियल रेस्ट्रेंट और ये जुडिशियल एक्टिविटीज एक्टिविज्म थोड़ा सा दोनों अल्टरनेटिव टर्म्स हैं। मतलब एक अलग कंसेप्ट में, एक अलग कंसेप्ट में है। ये जुडिशियल फिलोसफी थी जो कि आपको यूएस में देखने को मिलती है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जो आपके जो जजेस हैं वो एक लिमिटेड वे में काम करते हैं। मतलब लिमिटेड वे में इन द सेंस कि विद इन द लॉ, आउटसाइड द लॉ, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ लॉ दे कांट वर्क। ठीक। मतलब आउटसाइड द लॉ दे कांट वर्क, बट जुडिशियल एक्टिविज्म क्या कि आउटसाइड द लॉ दे कैन वर्क। समझ रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म आपको वो चीज प्रोवाइड करा रहा है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब एक्टिवली आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई भी जरूरत देखने को मिलती है तो। लेकिन जुडिशियल रेस्ट्रेंट के अंदर कि विद इन द लिमिट यू हैव टू बी, मतलब द रोल ऑफ द जज शुड बी लिमिटेड। ठीक। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रेंट और एक्टिविज्म के बीच में हल्का सा फर्क है, एक लाइन का, और कुछ नहीं है। ठीक। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूएसए वगैरह में आपका संविधान सर्वोपरि नहीं है, या ब्रिटेन वगैरह में आपका वहां पे संसद सर्वोपरि है। व्हाइट हाउस वगैरह की इन सब की ज्यादा चलती है। तो जुडिशरी कैसे इन्वॉल्व हो पाएगा? तो वहां पे तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा ना। ठीक। ओके, चलिए ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये काफी अच्छे से इससे रिलेटेड है पीआईएल। तो पीआईएल वगैरह आपकी काफी अच्छे से दायर देखने को दायर होती है, तो उसके बाद आपको ये जुडिशियल एक्टिव होती हुई देखने को मिलेगी। हाँ, जब उसको चीजें पता चलेंगी तभी तो वो एक्टिव होते हुए मिलेगी। और जो पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो अगर आप देखें तो जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर जी के द्वारा लाया गया पीआईएल का कंसेप्ट। ठीक। जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, या उसको एसएएल के नाम से भी जानते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, या एसआईएल के नाम से भी जानते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको सीएएल के भी नाम से जानते हैं। क्या? क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी। ठीक। तो ये बेसिकली आपको क्या होता है कि अगर जस्ट लाइक आपको कुछ भी केस वगैरह से रिलेटेड आपको लगता है चीजें कि ये सही नहीं चल रही है, तो आपको पता है कि आप एक पीआईएल दायर कर सकते हैं। ठीक। तमाम पीआईएल दायर होती है कि नहीं? कि वो आप सुप्रीम कोर्ट में या जिस भी कोर्ट में आपको जाना है, आप पीआईएल दायर कर सकते हैं किसी भी एक केस के खिलाफ का केस के। ठीक। चलिए ठीक है। नोट ठीक। आगे देख लेते हैं आपका मतलब एक चैप्टर कौन सा स्टार्ट होता है आपका? ट्राइब्यूनल।
मैं ट्राइब्यूनल बता देता हूँ पहले। ठीक, ट्राइब्यूनल देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा-सा मतलब आपकी लोक अदालत देखो। क्यों मैं अब आप बोलेंगे कि आप एकदम से डायरेक्टली इस पे जंप क्यों कर रहे हैं? इस पे जंप करने का ये मतलब है क्योंकि कल कंपैरेटिव स्टडीज़ करी थी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। अब जब वो हमारे स्टार्ट हो गए थे, तो ऑब्वियसली बात है हमको लोक अदालत, ट्राइब्यूनल को जानना ज़रूरी है। लोक अदालत सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक? तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ट्राइब्यूनल अगर आप देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये क्या मेंशन हुए देखने को मिलते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह कहाँ मेंशन है आपके? ट्राइब्यूनल मेंशन नहीं है, मेंशन आपके ट्राइब्यूनल। ओके, तो आपको कुछ पार्ट देखने को मिलता है इसका जो ऐड हुआ है? कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, लेकिन बाद में आपको कहाँ ऐड हुए देखने को ये मिलते हैं? हम्म, अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए, हम भी देख रहे हैं, तभी आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। चलिए लिख दीजिए, लिख दीजिए। अच्छा 323 है। हाँ ठीक है, ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर पार्ट 14A ऐड करा गया था, जिसके अंदर ट्राइब्यूनल आपके ऐड देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 323, आर्टिकल 323A क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि जो आपके कैट, कैट है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो कि आप आईएएस वगैरह को कोई भी दिक्कत वगैरह होती है तो वो आपको उसमें जाना पड़ता है, आप उसको अप्रोच करते हैं कैट को, जो कि आर्टिकल 323 ए के तहत बनाया गया है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये दिल्ली में कोपरनिकस रोड, मेरे घर के एकदम जस्ट पास में ही है, इतना दूर नहीं है, बहुत बार देखा है। कैट कहाँ? ये इंडिया गेट के पास ही पड़ता है, एक कोपरनिकस मार्ग है दिल्ली में, मंडी हाउस के पास, तो वहां पे है। काफी काफी बड़ी बिल्डिंग बन रखी है इसकी, है ना? तो 323 ए के तहत आपका कैट क्या होता है? स्टेब्लिश होता है, और उसके अंदर आपको पता है कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो अपनी शिकायत वगैरह ये सब काफी अच्छे से देखने को मिलता है, वो सब उसमें देखने को मिल जाती है आपको। और जो बाकी अदर ट्राइब्यूनल हैं वो आपके आर्टिकल 323 बी के तहत बनते हैं। ठीक, बाकी अदर ट्राइब्यूनल जैसे कि आपका एनजीटी, क्या एनजीटी 323 बी के अंदर में आएगा? क्या एनजीटी 323 बी के अंदर में आएगा? हम्म, आएगा वो। यस भाई, उसको तो पावर वहीं से मिल रही है ना ट्राइब्यूनल की। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला कि कैट जो है आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं वो डील करता है उससे। ये सेटअप हुआ था 1985 में। ठीक, दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच ने काफी अच्छे से इसको सेटअप करा था। और उस टाइम पे आपको पता है प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? राजीव गांधी जी की, 1985 के तहत। 1985 में जिस टाइम पे ये स्टेब्लिश हुआ था कैट। ठीक, कैट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर को काफी अच्छे से एक्सरसाइज करता है जिस टाइम पे मैटर रिलेटेड हो जाता है आपके पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। यानी कि काफी अच्छे से ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं या सिविल पोस्ट हैं, जितनी भी सेंटर के अंडर में ये डिफेंस फोर्सेस या सिविलियन एम्प्लॉइज जो हैं डिफेंस सर्विसेज में, तो उन पे इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन काफी अच्छे से एप्लीकेबल होती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके। स्टेट काफी अच्छे, मतलब जो स्टेट ट्राइब्यूनल होते हैं काफी अच्छे से वो क्या करते हैं, मतलब अगर किसी भी स्टेट को जरूरत पड़ती है तो वो एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करेंगे सेंटर से, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ओके। और आर्टिकल 323 बी के अंदर में आपको जितने भी ये ट्राइब्यूनल रिलेटेड मिल जाते हैं, लैंड फॉर्म से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल लेबर से रिलेटेड जो भी ट्राइब्यूनल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो पावर कहाँ से मिलती है उनको? आर्टिकल 323 बी से। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आप मेरे को बताइए सबॉर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल वो चैप्टर नंबर 35, लक्ष्मीकांत, वो हम देख रहे हैं।
तो जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में मेंशन हुए मिलते हैं आपको, या पार्ट बता दीजिए कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं ये, जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। कहाँ मेंशन हुए मिलते हैं आपको ये सबऑर्डिनेट कोर्ट? आर्टिकल या पार्ट कौन सा है? बताइए बताइए। पार्ट 6, एग्जैक्टली, पार्ट 6। यार आप लोग सब इतना ध्यान कैसे रख पाते हैं, वाह यार, व्हाट अ डेडिकेशन आप लोगों में, बहुत सही। आर्टिकल 237 से लेकर 237 तक आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में मेंशन देखने को मिलता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कुछ नहीं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको, मतलब उससे पहले आपको सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ये सब देखने को मिलता है, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उनके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक। तो जो अपॉइंटमेंट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह का, वो कैसे होता है? वो जो गवर्नर के साथ मतलब गवर्नर क्या करता है, रिक्रूट करता है काफी अच्छे से उनको, सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद काफी अच्छे से वो आपके फिर डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्रूट करता है काफी अच्छे से। और जो बाकी जो जजेस हैं जैसे आपको देखने को मिलते हैं, ये स्टेट आपके एग्जाम कराते हैं। ठीक। स्टेट आपके एग्जाम कराते हैं, तो वो आपके पीसीएस जज का जैसा एग्जाम करा लिया, उन सब के थ्रू आपके रिक्रूट करे जाते हैं। जैसे आपके सेशन जज में जो वो जो रिक्रूट करे जाते हैं, वो आपके सेशन कोर्ट में रिक्रूट करे जाते हैं, वो जो पर्सन है जिनको रिक्रूट कराया गया है स्टेट सर्विसेज एग्जाम के थ्रू। आप देखते हैं ना, हर एक स्टेट का पीसीएस डे होता है इलेक्शन, तो पीसीएस डे यानी कि वो जो जज रिक्रूट करे जाते हैं, तो आपके सेशन कोर्ट वगैरह के लिए करे जाते हैं काफी अच्छे से। ठीक। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता, ध्यान रख लेना। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट आपका गवर्नर हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करता है, क्या ये व्यक्ति बनने लायक है डिस्ट्रिक्ट जज के नहीं। तो कभी आप सोचे पीसीएस जज के थ्रू आपके डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट होता है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट नहीं होता है पीसीएस जज के थ्रू, एग्जाम के थ्रू। बहुत सिंपल आपका रिक्रूटमेंट होता है जो आपके सेशन जज होते हैं, है ना, सेशन कोर्ट वगैरह जो होते हैं, आपको पता है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो तरीके के कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका अगर मैं बता दूं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, पहले स्टेट में होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे एक तो क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, जिसको मुंसिफ कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्रिमिनल केस में आपको देखने को मिलता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक कोर्ट आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छे से। ठीक। उसके अंदर आप मतलब क्रिमिनल केस का जो जज होता है वो अलग होता है, सिविल केस का जो जज होता है वो अलग होता है। तो वो इन सब एग्जाम, मतलब इन एग्जाम के थ्रू, मतलब उनको इन वाले पोस्ट के लिए रिक्रूट करा जाता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट के जज की पोस्ट के लिए। ओके। क्या लिख दिया पहले आप, तो आप बताओ इतना याद कैसे, अरे मैम कहाँ याद रह पाता सबका सबको, हाँ हम सबका सबको, मतलब मेरे को सबका याद है, वाह गजब। अरे मैम ठीक है, नालसा देखते हैं। नालसा आपको पता है नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या है बेसिकली? आर्टिकल 39 ए है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, डीपीएसपी के अंदर क्या कि आपको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करानी है पुअर सेक्शन को और वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का, जिससे कि जो जस्टिस फॉर ऑल वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि जो न्याय है वो सबके लिए बराबर है। सबको, ऐसा नहीं कि किसी एक को ज्यादा, मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम क्राइम कर दिया है, अपने हायर क्लास में है वो, तो उसको सजा नहीं मिलेगी ज्यादा, और जिसने नहीं करा है, जिसने जो बीकर सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, अगर उसने करा है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो काफी अच्छे से अपने वकील वगैरह हायर नहीं कर पा रहा है, चीजें हो ही नहीं रही है। तो आर्टिकल 39 एक क्या करता है कि आपको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वीकर सेक्शन को, जिससे कि वो जो मतलब जस्टिस फॉर ऑल वाला कंसेप्ट काफी अच्छे से बना रहे। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आपको 1987 में पारित हुआ था, और आपको पता भी हो तो जिस टाइम पे आप जेल वगैरह में होते हैं, तो अगर आप इतने सक्षम नहीं है कि आप अपनी तरफ से वकील कर सकें, तो आपको कोर्ट आपको आपका वकील प्रोवाइड कराता है। ठीक, कोर्ट आपको वकील प्रोवाइड
आंसर आता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, मेरा सिंपल कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं सिंपल जैसे मैंने बोला वीकर सेक्शन, तो क्या वीकर सेक्शन के अंदर जो सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन आएंगे, ये कोई और भी आएगा? क्या वीकर सेक्शन के अंदर सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन आती हैं, या मान लीजिए, अच्छा कौन कौन आता है बताना, वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन आएगा इस वाले कैटेगरी के अंदर, जो नालसा वाली है, जो नालसा ने बोला वीकर सेक्शन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आएंगे, बाकी भी आएंगे, बाकी कौन आएंगे? क्या मैं भी आऊंगा? अगर मेरी इनकम काफी तगड़ी है तो, मैं करोड़ों में कमा रहा हूँ, तब भी मैं आऊंगा। एग्जैक्टली, कि जिसकी इनकम 1 लाख से कम ना हो, मतलब 1 लाख से ज्यादा ना हो, वो पर्सन भी नालसा में आएगा। मतलब 1 लाख के अंडर अंडर में आपको एनुअल इनकम, एक महीने की इनकम नहीं, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए, तो तब आप वीकर सेक्शन की डेफिनेशन में आएंगे, नालसा वाली में। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यार बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं पानी बोतल चला देता हूँ, 1 सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप नहीं आते हैं तो आप, अभी से 1 लाख से ज्यादा है, अच्छा। दिल्ली में है ना, सुबह पानी आता है सुबह 6 से 8 यार, तो चलाना पड़ता है वरना पानी चला जाता है। मैम को तो पता होगा। यस मैम, आपके यहाँ टाइमिंग है कि नहीं है साकेत में? एक तो शाम की टाइमिंग है यहाँ की यार, 6 से 8। अरे सुबह बंद करनी थी मोटर, पूछो मत। अरे मैम पूरा बुरा हाल हो जाता है जिस दिन मोटर ना चलाई उस दिन, मतलब ऐसे ही रहना पड़ता है जिस दिन ध्यान नहीं रही मोटर चलाना तो। हाँ, वही वही, गर्मी आ गई तो पता चल रहा है बहुत। यार हमारे यहाँ सही है फिर तो, जिस टाइम मोटर चलाओ कभी भी पानी लो, सबमर्सिबल है, कभी भी जब भी मन करे तभी भी पानी चला दो, है कि नहीं? चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम आगे चीजों का। ओके, लोक अदालत मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, लोक अदालत क्या होती है? बेसिकली लोक अदालत, आपका जो लोक अदालत का मतलब है क्या, पीपल्स कोर्ट। ठीक, जो आपके गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर आपको एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक, और अगर आप देखें तो काफी अच्छे से ये आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम भी बोला जाता है, ये यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम। ठीक है ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम इन द सेंस क्या कि आप कोर्ट में नहीं कर रहे हैं केसों को डील, आप कोर्ट से पहले ही डील कर ले रहे हैं। ठीक, मतलब जैसे आपको देखने को मिलती है ना पेंडेंसी ऑफ केसेस वगैरह काफी अच्छे से इसके अंदर, कोर्ट वगैरह के अंदर, तो यानी कि आप वहां पे काफी अच्छे से डीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होता है इसमें, क्या क्या देखने को मिल जाता है इसके अंदर, तो अगर आप देखते हैं क्या कि आपने देखा होगा यार, सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में तमाम केसेस पेंडिंग है, और मतलब और तमाम डिले हो जाती हैं चीजें। ठीक, तो कुछ केसेस को कोर्ट में जाने से पहले डील करने के लिए लोक अदालत का कंसेप्ट लाया गया था। अगर आप देखें तो 1982 में सबसे पहला लोक अदालत का कैंप आपको देखने को मिला था गुजरात के अंदर। इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, मैं पहले आपको बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। ठीक, और अगर आप लोक अदालत देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया दे रखा है इसको, क्योंकि ये एक कानून के तहत पारित करी गई है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू। कोई भी बॉडी अगर आपकी कानून के थ्रू आती है पार्लियामेंट के, तो वो स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको मिलता है। और इसमें कोई भी कोर्ट की फीस नहीं होती। इफ अगर आपने कोर्ट की फीस पे कर दिया है,
तो अगर जैसे ही आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद लोक अदालत आपको वो पैसा रिफंड कर देगा। कुल मिला के यहाँ पे कोई पैसे वगैरह का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज ध्यान रख लेना, अगर लोक अदालत ने आपको कोई भी वो मतलब इन द सेंस की जजमेंट दे दिया एक तरीके से, वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे, ठीक। और उस चीज को आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट गो विद फर्दर कोर्ट, जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोक अदालत को भी सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है, ध्यान रखना। और अगर इसने जो जजमेंट दे दिया वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक। और आप फिर इसके जजमेंट के खिलाफ अपील भी दायर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं, तो लोक अदालत का कंसेप्ट क्या होता है कि आप बेसिकली मतलब हाई कोर्ट वगैरह अप्रोच नहीं करते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोच नहीं करते हैं, आप लोक अदालत होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप लोक अदालत में चले जाते हैं, जिससे कि आपका जो केस है काफी अच्छे से रिजोल्व हो जाता है। और इसमें भी जाते आप ही हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा है। यू हैव टू अप्रोच, मतलब आप अप्रोच करते हैं लोक अदालत को। जब आप अप्रोच करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं, जो लोक अदालत की चीजें हैं, वो आपके ऊपर बाइंडेबल होंगी। ठीक, बाइंडेबल इन द सेंस कि अगर आप लोक अदालत को अप्रोच करा है और वो मतलब ये एक तरीके से समझिए कोर्ट तरीके से नहीं, एक ऐसे तीन चार जज मतलब तीन चार लोग होते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, वो बैठेंगे, आपका मामला सुनेंगे काफी अच्छे से, फिर वो उसका आपको चीज़ों को मतलब देखते हैं कि हाँ, फिर उसके खिलाफ अकॉर्डिंग वो मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं काफ़ी अच्छे से, है ना? मतलब वो भी होते जुडिशियल पर्सन ही है, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल पर्सन नहीं होते हैं, ठीक? लेकिन एक एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ, जिस एक्सेप्शन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं लोक अदालत के जजमेंट के खिलाफ। एक इफ अगर आपको किसी को पता है कि वो कौन-सा सब्जेक्ट है, हाँ, टाइम सेव हो जाता है एग्ज़ैक्टली। वो ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के खिलाफ आप अगर लोक अदालत ने आपको कोई मतलब जजमेंट सुनाया है, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। वरना कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकें। बताइए कौन-सा ऐसा मैटर है? क्रिमिनल वाला नहीं, फैमिली मैटर। फैमिली मैटर के खिलाफ आप यानी कि ये डिवोर्स वगैरह वाली जो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? अपील दायर कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली मैटर, ठीक, जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। एक आपको ग्राम न्यायालय देखने को मिलते हैं। यूपीएससी 2016 में इसको क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक। तो थोड़ा सा काम था मुझको भी, ओके। लेकिन हाँ, ग्राम न्यायालय मैं करा देता हूँ। ग्राम न्यायालय क्या है क्या नहीं है। तो ग्राम न्यायालय का एक्ट 2008 के थ्रू आपको इनका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि डोर स्टेप पे। जैसे कि गाँव में लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है, उनको चीज़ें नहीं पता है कि इस तरीके से हमको कोर्ट में जाना है, इस तरीके से ये चीज़ें दायर करनी है। वो कागजी कार्यवाही में इंडल्ज होके वहीं पे रह जाते हैं, ठीक। तो ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया है 2008 में, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करा जाए सिटीज़न्स को उनके डोर स्टेप पे, यानी कि उनके घर के दरवाजे, ओके। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला कोर्ट होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये कोई भी इसको अप्रोच कर लिया या कोई भी ऐसी होता है, फालतूगिरी होती है, फालतूगिरी कुछ नहीं होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट होता है ये, ठीक। और ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद, ठीक। ये एक मोबाइल कोर्ट है। मोबाइल कोर्ट क्या कि आपके गांव गांव जाते हुए आपको ये इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक। और इसके अंदर क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों की पावर होती है, ध्यान रखना। क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट दोनों की आपको इसके अंदर पावर देखने को मिलती है, ठीक। ये बेसिकली ये ट्राई करता है डिस्प्यूट को सेटल करने का, जो कि जल्द से जल्द हो जाए, है ना? जो कि दो पार्टीज जो कि गांव वगैरह में काफी अच्छे से चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो मतलब उनके बीच जल्द से जल्द सहमत हो जाए और जस्टिस उनको मिल जाए, यानी कि वही कंसेप्ट कौन सा, जस्टिस फॉर ऑल, काफी अच्छे से सबको मिलना चाहिए, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
ये जो सिविल कोर्ट है आपका, मतलब ये जो ग्राम न्यायालय है, अच्छा कुछ बोल रहे हैं क्या ठाकुर बिपिन? हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं तो माइक ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज इको हो जाता है। तो एक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, यानी कि 1872 इन द सेंस क्या, इंडियन एविडेंस क्या मतलब वो जो आपको चश्मदीद गवाहों के तहत या ये मतलब कुछ भी एविडेंस आप प्रस्तुत करते हैं, तो ये जो ग्राम न्यायालय है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के थ्रू क्या नहीं है, बाउंड नहीं है कि उसको वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं एविडेंस से रिलेटेड। अब आप गांव में जा रहे हैं, ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आपने कर दिया जस्टिस काफी अच्छे तरीके से। आप बोलेंगे अच्छा ये वाली जमीन है, इसका वो दिखाओ पैतृ की है, वो तमाम चीजें होती हैं। तो अगर आपने ये चीजें करना आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को काफी अच्छे से आपको लागू करना है, ये जरूरी नहीं है, बाउंड नहीं है आपका। नेचुरल जस्टिस जो है अपना, उससे ये बाउंड है, नेचुरल जस्टिस तो सबको फॉलो करना पड़ता है ना? ये बात होगी। ओके। और अगर आप देखें तो क्रिमिनल केसेस में सेशन कोर्ट के अंदर अपील लगाई जा सकती है, अगर ये कोई फैसला दे के आते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट, तो सेशन कोर्ट के अंदर अपील लगाई जा सकती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ध्यान रखना। ठीक, और मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो केस भी सुना जाना चाहिए। मतलब अगर जैसे ग्राम न्यायालय ने कुछ क्रिमिनल केस रिलेटेड कोई जजमेंट दिया है, तो अगर कोई अपील जाती है सेशन कोर्ट के अंदर, तो सेशन कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर वो सुनना पड़ेगा और उस केस का निपटारा करना पड़ेगा। यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस है ना, फास्ट एंड ट्रैक कोर्ट का केस है। ठीक, चलिए, आज का सभा मतलब आज का टॉपिक यहीं पे ही स्टॉप करते हैं थोड़ा, बाकी